चलिए आज तत्पुरुष समास के दूसरे भाग में कल बता दिया गया था पिछले भाग में कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष के पहचानने का नियम। अब है पंचमी तत्पुरुष को पहचानने का नियम। देखिए पंचमी तत्पुरुष वो होता है जिसका प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे है ना, जिस समास, ये पंचमी भयन का कोई दूसरा अर्थ मैं लिखूंगा। ये पंचमी तत्पुरुष का ये अर्थ है कि जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति हो उसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं, है ना। जिस समास के प्रथम पद में पंचमी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति हो उसी को कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, पंचमी तत्पुरुष। ठीक, तो इसका एक सूत्र है पंचमी भयन। क्या है? पंचमी भयन। बड़ा ही सरल सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भयन, भय मतलब भय लगना, है ना। तो यदि किसी समास के अंतिम पद में भय, इसका संस्कृत का भीति, है ना, शब्द हो, है ना, भय शब्द हो, तो वह पंचमी तत्पुरुष कहलाता है। क्या है? जिस समास के अंतिम पद में भय शब्द का संस्कृत भी होता है, भीति भी होते हैं, भी, तो वो समास जो कहलाएगा वो पंचमी तत्पुरुष में कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ाया था अपदान कारक में कि भित्रार्थानाम भय हेतु, पंचमी विभक्ति अपदान कारक में बताया गया था भित्रार्थानाम भय हेतु, मतलब कि भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो सेम उसी उदाहरण, उसी सूत्र को फिर से दोहराया गया पंचमी तत्पुरुष में पंचमी भयन। पंचमी भयन मतलब ये हुआ कि जिस समास के अंतिम पद में भय शब्द रहे तो उसके पहले पद में पंचमी विभक्ति लगानी होती है, यदि उसका आप विग्रह करते हैं तब। जैसे कि यथा ले लेते हैं उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण जो आपके सिलेबस में है वो है चोर भयम। क्या है? चोर भयम। अब देखिए यहाँ पर भय शब्द आया है कि नहीं आया, भय शब्द इसके अंत में। तो भय शब्द को आपको देख करके पहचान जाने हैं कि जो चोर भयम है ये पंचमी तत्पुरुष है, यानी तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष है। किसको देख करके बताना है? भय शब्द को देख करके। अब इसका विग्रह क्या होगा? तो जब विग्रह करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति हो, यानी कि जो पंचमी तत्पुरुष होंगे उसके प्रथम पद में, माने पहला पद में लगाने हैं आपको पंचमी विभक्ति। तो देखिए चोर भयम को यदि विग्रह हम करते हैं तो क्या बनेगा? चौरात भयम। चोर का पंचमी हो जाएगा चौरात भयम। बात समझ में आया जी? जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, व्याघ्र भी। व्याघ्र भी मतलब डरना, व्याघ्र भी, या तो व्याघ्र भयम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिखल रहेगा व्याघ्र भयम। व्याघ्र भयम। देखिए बाघ से डर लगना,
अच्छा, यहाँ विभक्ति चिन्ह भी है, से है कि ना है। व्याघ्र भयम का मतलब होता है बाघ से डरना, यानी कि जिससे आप डर रहे हैं ना बाबू, उसी में पंचमी लगाना है। ये मैं कारक में भी पढ़ाया था, अपदान कारक में। जिससे डर लगता है, चूहा से डर लगता है तो चूहा में लगा देना है पंचमी, जिससे डर लगता है उसमें लगा देना है पंचमी। तो व्याघ्र भयम में, व्याघ्र में क्या लगाना है, जब इसका विग्रह करना है तब। विग्रह मतलब छितरा देना, तोड़ करके अलग कर देना, विच्छेद कर देना उसको। और समास का मतलब होता है दो गो के एगो बना देना, और अब जो विग्रह करना होता है उसको अलग कर देना। तो यहाँ पर देखिए समास है, ये समास है, विग्रह नहीं है। विग्रह हम इधर करके देखेंगे। तो विग्रह कैसे करेंगे, तो यदि भय शब्द इसके अंत में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पंचमी तत्पुरुष है। तो पंचमी तत्पुरुष को विग्रह करने के लिए इसके प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो पंचमी विभक्ति व्याघ्र का क्या हो जाएगा, व्याघ्रात। क्या बनेगा, व्याघ्रात। और भयम तो भयम, व्याघ्रात भयम। कितना अच्छा। इस प्रकार से जितने भी उदाहरण आपको आएंगे तो आप बना सकते हैं, उसको आराम से कर सकते हैं कि ये कौन से तत्पुरुष हैं, है ना। जैसे और भी ले लेते हैं का उदाहरण, सर्प भीतः, क्या है, सर्प भीतः, सर्प भीतः। देखिए सर्प भीतः, यहाँ पर भी शब्द आ गया है ना, भीतः, भीति या भीता है। यहाँ पर और भी ले लें, एक शब्द और लिख लेते हैं, भीता, है ना। तो भीता शब्द मतलब होता है डर लगना। तो यहाँ भी डर लगने वाला बात। तो जहां डर लगता है जिससे, उसमें पंचमी लगाना है। विग्रह करना है तो आप यदि पहचानने के लिए केवल कहेगा कि कौन सा समास है, तो आप पीछे वाला आप देखिए ना, भीता लगा हुआ है ना। यदि सर्प बलि, यहाँ बलि लिखा रहता तो आप क्या बनाते, चतुर्थी तत्पुरुष। याद कीजिए, तदार्थ चतुर्थी चतुर्थी तत्पुरुष का सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलित सुरक्षित, है ना। तो बलि शब्द जो है चतुर्थी में है। तो यहाँ चतुर्थी बलि तो है नहीं, भीत है। तो भीत मतलब होता है डरना। यदि डर जिससे लग रहा है, यानी डर जगह जैसे ही डर के शब्द आया तो समझ लेना कि पंचमी तत्पुरुष ही होगा ये, है ना। तो ये पंचमी तत्पुरुष बनाने के लिए विग्रह करेंगे इसका, तो हो जाएगा सर्पात। क्या बनेगा, सर्पात भीतः। क्या बन जाएगा, सर्पात भीतः। तो इस प्रकार से आप पंचमी तत्पुरुष को समझ चुके होंगे, है ना। जैसे अब रहेगा प्रेत भीतः, प्रेत भीतः। आदमी, भूत से भी आदमी को डर लगता है तो प्रेतात हो जाएगा। क्या बनेगा इसका विग्रह, प्रेतात भीतः। क्या बन जाएगा, प्रेतात भीतः, है ना। और भी उदाहरण है, उदाहरण ले लेते हैं हम। चलिए रहने देते हैं, इतना ही, उदाहरण नहीं। षष्ठी तत्पुरुष भी बता देते हैं। षष्ठी तत्पुरुष जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आते हैं तत्पुरुष समाज से, वो षष्ठी तत्पुरुष से ही आते हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष जो है ना, पढ़ लेते हैं उसको। षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष किसको कहेंगे, ये तो हो गया 4, ये हो गया पांचवा तत्पुरुष। तत्पुरुष के 6 भेद याद कीजिए। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें से प्रथमा तत्पुरुष, प्रथमा नहीं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी मैंने बता दिया। षष्ठी तत्पुरुष है। तो षष्ठी तत्पुरुष में कोई उदाहरण, कोई सूत्र उन्होंने नहीं दिया। एक सूत्र उन्होंने दिया है। पहले इसका हिंदी यह हो जाएगा कि जिस समास का प्रथम पद में, है ना, लिख देते हैं, जिस समास का प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होती है। क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं।
अब इसके लिए उन्होंने कोई भी शब्द नहीं दिया, जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष में श्रित अतीत पतित गत्यस्त प्राप्तापन्न ये सब आया था। चतुर्थी में आया बलिहित सुकृच्छित, है ना। तो पंचमी में आया पंचमी भयन। षष्ठी में बोला कि कुछ नहीं, जो उन शब्दों के अलावे आएंगे वो षष्ठी तत्पुरुष होंगे। तो उन्होंने इसके लिए सूत्र दे दिया झूठा मूठा कि ना निर्धारण है, ना निर्धारण फटाफट हटाइए, सब कुछ कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ लिखा है षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी विभक्ति किस में लगता है? संबंध कारक में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में लगते हैं। तो जहां संबंध आ जाए, जहां किसी के बीच, दो लोगों के बीच यदि संबंध बता रहा हो, तो वह क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा। वह क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण समास जब शुरू किए थे तो उसमें एक उदाहरण हमने लिया था। एक उदाहरण लिया था कि राज्ञः पुरुषः, क्या लिया था? उदाहरण लिया था राज्ञः, राज्ञ पुरुषः, है ना। यहाँ राज्ञ पुरुषः मतलब क्या होता है? राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो यहाँ संबंध बता रहा है कि राजा और पुरुष के बीच संबंध है ना। राजा से ही वो पुरुष है, इसलिए दोनों के बीच संबंध है कि राजा का पुरुष। जैसे ये मेरा पेन है, यह मेरा कलम है ना। तो ये दोनों के बीच संबंध जो है का चिन्ह बता रहा है कि नहीं, का। उसी प्रकार से राजा का, तो का जो बता रहा है इन दोनों के बीच संबंध को बता रहा है, यानी ये फलाने का आदमी है। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध बता रहा है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष होगा। या तो फिर ऑप्शन में तो सिर्फ आएगा तत्पुरुष, तो आप तत्पुरुष से एकदम बेखौफ होकर के बनाएंगे और आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो संबंध किस कारक कितने नंबर पर होते हैं? 6 नंबर पर। तो षष्ठी यहाँ है लिखा, षष्ठी तत्पुरुष। तो जो कारक को यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो सेम टू सेम उससे जुड़ाव थोड़ा थोड़ा रहता है। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष जो हो गया राज्ञः पुरुष, जैसे राजपुत्र, राज्ञ पुत्र। देखिए राज्ञ पुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए राजा का पुत्र जो है, यहाँ राजा और पुत्र के बीच संबंध बता रहा है। संबंध बता रहा है ना, बाप बेटा का संबंध, पिता पुत्र का संबंध बता रहा है राजा और पुत्र में, है। यहाँ राजा पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष में, और मालिक स्वामी और नौकर के बीच का संबंध बता रहा है राज्ञ पुरुष। इसलिए ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। या फिर तत्पुरुष समास आएगा परीक्षा में, तत्पुरुष समास आपको लिखने हैं। और उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे कि गंगा जलम, है ना। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, गंगा जलम, गंगा जलम। अब यहाँ देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ? गंगा जलम का मतलब होता है गंगा का जल, मतलब गंगा एक नदी का नाम है, उसका जल को ही गंगा जल बोलेंगे। इसलिए गंगा जलम जो हो गया, ये संबंध बता रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। नदी तटम, नदी तटम, नदी तटम। देखिए नदी तटम, ये नदी का तट, तट मतलब होता है किनारा। तो नदी तटम का मतलब हुआ नदी का तट। इसमें भी संबंध बता रहा है, जब नदी नहीं रहेगा तो उसका तट कहाँ से रहेगा, है ना, उसका किनारा कहाँ से रहेगा। तो नदी तटम भी क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। क्यों? क्योंकि ये संबंध बता रहा है। चलिए और भी उदाहरण है, उतना लिया नहीं जाएगा। जैसे विप्र, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण पुत्र मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण का पुत्र। अब कहेगा ब्राह्मण पुत्र कौन से समास? तो आप आराम से बना सकते हैं कि ब्राह्मण पुत्र तो, है ना, षष्ठी तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि यह संबंध बता रहा है। जैसे अब कहा दशरथ पुत्र, है ना, दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र मतलब दशरथ का पुत्र। हाँ, इसका आप
क्या उसको बोलते हैं, विग्रह करके भी आपको दिखा देते हैं दशरथ पुत्र। जैसे जो दशरथ पुत्र है कौन सा समास है, तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष, ठीक, तो तत्पुरुष समास है, तो संबंध है बता रहा है इसलिए। अच्छा, इसका संस्कृत आप डायरेक्ट करिए ना, दशरथ का पुत्र का संस्कृत क्या होगा, दशरथस्य पुत्र हो गया इसका संधि समास विग्रह, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र। तो अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं, षष्ठी तत्पुरुष बस इतना ही। जिन जिन उदाहरणों को मैंने यहाँ नोट किया है आप उसको ध्यान से देखेंगे, अब आराम से इसको समझेंगे, तो इन्हीं में से जितना उदाहरण मैंने लिखा, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जितना उदाहरण मैंने लिखा इतना ही उदाहरणों में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रबल संभावना है पूछने की, नहीं तो हो सकता है जो हम नहीं पढ़ाए वो भी पूछ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पूछ सकते हैं। तो आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, इसको आप जितने भी मैंने उदाहरण लिया है उसको आपको कम से कम ध्यान में रखने हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम सप्तमी तत्पुरुष पढ़ा के इसको समाप्त कर देंगे समास को, सॉरी तत्पुरुष समास को, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए सप्तमी तत्पुरुष देख लेते हैं और ये तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएंगे। तो सप्तमी तत्पुरुष किसको कहते हैं, बस वही परिभाषा है ना, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति हो, है ना, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति हो, उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं, से सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। देखिए इसका एक सूत्र है, क्या है, सप्तमी सौंडय है ना, इसका सूत्र है सप्तमी सौंडय। सप्तमी सौंडय का मतलब होता है चालाकी, सौंडय का मतलब होता है चालाक, चतुर, है ना, ये सब शब्द यदि आवे, मतलब तेज जिसको कहता है ना, दिमाग से तेज है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, इसी को कहते हैं सौंड, चतुर, कुशल, निपुण जो है ना। तो पाणिनि साहब इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि जिस समास के अंतिम पद में क्या हो, साउंड शब्द हो, क्या हो, साउंड शब्द। साउंड शब्द का मतलब ये हुआ कुशल, निपुण, है ना, कुशल हो गया, निपुण हो गया, चालाक हो गया, चतुर हो गया, है ना, तेज हो गया, हो तो वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सप्तमी तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि आप इसको इनके बारे में जानते होंगे, महाभारत में एक शकुनी थे, दुर्योधन के मामा जी, उनके बारे में आप जानते होंगे। दुर्योधन वो बहुत कुशल था, किस चीज में, जुआ में, है ना, काफी निपुण था, जो कहता था वही होता था, तो जुआ में काफी निपुण था, है ना। तो उसको अच सौंडय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अच सौंडय। यथा का मतलब होता है अच सौंड, सॉरी, यथा मतलब जैसे एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अक्ष सौंडय। क्या है, अक्षौंडय। अक्षौंडय का मतलब होता है जुआ में निपुण, है ना। अब इसका यदि आप विग्रह करेंगे, तो इसका विग्रह क्या होगा, सबसे पहले तो साउंड शब्द है पीछे, तो मतलब तेज थे। साउंड शब्द से आपको पता चल गया कि ये सप्तमी तत्पुरुष होंगे, है ना।
अब अच्छ जो है तो इसका अगला जो पद है, पहला पद, इसमें लगाना आपको सप्तमी। तो क्या हो जाएगा, अक्षय, क्या बनेगा, अक्षय सौंदर्य। ये क्षणा है कि अक्षय, सॉरी अक्षेसु हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक, अक्षेसु, जुए में निपुण, अक्षेसु निपुणः, क्या बनेगा, अक्षेसु निपुणः। इसी को कहते हैं अक्ष सौंदर्य। सौंड का मतलब निपुण ही होता है, निपुण होता है, चालाक होता है, चतुर होता है, कुशल होता है, सौंड का मतलब ही होता है ना। अब जैसे कार्य कुशला, कार्य कुशला, कार्य कुशला मतलब है ना, कार्य में कुशल, तेज होना। तो ये क्या हो जाएगा, कार्येषु कुशला, कार्येषु बहुवचन है, ये बहुवचन। तो कार्येषु, कार्येषु कुशला, कार्येषु कुशला। ठीक, इस प्रकार से जितने भी सौंड शब्द वाले आएंगे समास, वो सब कहलाएंगे अपने सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से आपका सप्तमी तत्पुरुष खत्म हो गया है ना। अब कुछ इसमें है नहीं, सप्तमी तत्पुरुष में और कुछ ज्यादा है नहीं बचे हुए। एक और उदाहरण लेते, शास्त्र परवीना, शास्त्र परवीना, ये सब क्या है, ये सब सप्तमी तत्पुरुष है। तो ऐसा करते हैं आपको सप्तमी तत्पुरुष या पूरा तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। देखिए द्वितीय तत्पुरुष क्या था, श्रित अतिथ पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्ने। फिर तृतीय तत्पुरुष था, तृतीय तत्पुरुष में था क्या, अच्छा चतुर्थी तत्पुरुष में था बलिहित सुरक्षित। पंचमी में आ गया पंचमी बहन। छठा में तो संबंध था। सप्तमी में आ गया सौंड शब्द, सप्तमी में सौंड शब्द आ गया। तृतीया में था ये था सम उन। इस प्रकार से क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तृतीया में था, हाँ तृतीया में पूर्व सदृश, सम उन, कलह निपुण, ये सब शब्द थे तृतीय तत्पुरुष में। तो ये सब को आपको याद रखने हैं। तब आप या तो नहीं तो फिर आपको उदाहरण याद रखने होंगे, ये किसका उदाहरण है। जितने उदाहरण मैंने दिए उतना ही से में से ही पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।